हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं जावा की सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ में। क्योंकि बहुत पुराना है जावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस इसमें अभी भी चल रही हैं जिनमें एनहेंसमेंट्स इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं। तो इसलिए जावा की जॉब सबसे ज़्यादा है। अब वो जॉब्स पाने के लिए आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आज मैं जावा के टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करूंगा जो कि सूटेबल हैं कैंडिडेट्स के लिए जिनका एक्सपीरियंस अभी 1 से 2 साल का है। ठीक है, आप इस वीडियो को एज ए मॉक इंटरव्यू भी कंसिडर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। करना क्या है, आपको क्वेश्चन सुनना है, उसके बाद वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर सोचना है और फिर मेरे आंसर से कंपेयर करना है कि कितना मैच करता है। ठीक है। हे, माय नेम इज़ हैप्पी और मैं कैंडिडेट्स की हेल्प करता हूँ जावा इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में। और कैसे, मैं जावा के करियर रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड और इंटरव्यू गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आप उन वीडियोस को नहीं मिस करना चाहते हो तो प्रेस करो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन अभी के अभी। तो अब चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट? इनके नाम में इनका मतलब छुपा हुआ है, तो मैं कोड से समझाता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूज़ में भी बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक फॉर लूप है सिंपल सा और हम अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब आई की वैल्यू 3 हो तो आप चाहते हैं कि फॉर लूप बंद हो जाए काम करना, मतलब फॉर लूप से जो एग्जीक्यूशन है वो बाहर आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक इस तरीके से इफ़ ब्लॉक लगा देंगे, इफ़ कंडीशन लगा देंगे और बोलेंगे जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी फॉर लूप के अंदर तो क्या होगा, ब्रेक हो जाए। उसका मतलब क्या हुआ, एग्जिट कर जाए लूप से, मतलब जैसे ही ब्रेक को देख के लूप ख़त्म होके यहाँ पे एग्जीक्यूशन आ जाए। ठीक है, तो ये फॉर लूप का मतलब होता है, ब्रेक का मतलब होता है टू ब्रेक द लूप। तो अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखो 1 और 2 ही प्रिंट होंगे। उसके बाद जैसे ही इफ़ आई इक्वल टू 3 होगा ब्रेक दिखेगा और लूप ख़त्म हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, लूप कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यू की। तो यहाँ पे कोड है सेम फॉर कंडीशन, वही सब कोड है, बस मैंने ब्रेक की जगह अब यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया है। ठीक है, कंटिन्यू में क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आई इक्वल टू की वैल्यू 3 होगी, काउंटर की वैल्यू 3, इसको कंटिन्यू दिखेगा। तो कंटिन्यू क्या करेगा, उसके बाद का कुछ भी लूप के अंदर का कोड नहीं चलाएगा। तो 3 जो था वो प्रिंट नहीं हो पाएगा यहाँ पे जो ये प्रिंट कर रहा है, और पर एग्जिट नहीं होगा, वापस से फॉर लूप में चला जाएगा ऊपर और आई इक्वल टू अब हो जाएगा 4 और इफ़ कंडीशन तो अब मैच करेगी नहीं 4 के साथ, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। तो 1 2 4 5 3 स्किप हो जाएगा बस कंटिन्यू की वजह से। ठीक है, उसके बाद 4 5 कंटिन्यू होंगे, इसीलिए इसको कंटिन्यू बोलते हैं। कीवर्ड भी ऐसे रखे होते हैं नाम से, बिल्कुल इंग्लिश के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ब्रेक का कोड है आपका जो मैंने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद ये आपका कंटिन्यू का कोड है। ऊपर मैंने ब्रेक की डेफिनेशन लिखी है, ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली याद रखना, और कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्किप द करंट इटरेशन of the loop and move on to the next iteration of the loop। तो करंट इटरेशन अगर i इक्वल टू 3 है तो ये वाला नहीं चलेगा, बट फिर यहाँ से ऊपर वापस फॉर लूप में जाएगा और फिर एग्जीक्यूट वैसे ही होगा जैसे होता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। हाउ टू डिसाइड विच लूप टू यूज़ इन रियल एप्लीकेशंस? तो आपको कब कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है तभी आप थोड़ा इसको बता पाएंगे, बट नहीं भी है तो अभी बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप का एक सिंपल सा कोड है, ये उसका वाइल लूप का कोड है जो कि फॉर लूप काम कर रहा है, सेम अभी वाइल कर रहा है, और ये एक डू वाइल का कोड है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। ठीक है, अब फॉर लूप कब यूज़ करेंगे? फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं?
रीज़न ये लिखा हुआ है, यूज़ फॉर लूप व्हेन यू हैव टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल, स्पेसिफाई ए कंडीशन एंड डिफाइन एन इंक्रीमेंट। जो ये तीनों काम हो रहे हैं, ये तीनों ऑल इन वन लाइन, ठीक है, एक ही तीनों ही काम एक लाइन में हो गए। तो इससे क्या होगा, आपका जो कोड होगा वो कॉम्पैक्ट छोटा हो जाएगा और रीडेबल भी आसानी होगी। अब सेम चीज़ को अगर आप ये वाइल लूप यूज़ करोगे तो आप देखोगे इसके कोड में कोड ज़्यादा बढ़ गया, तो ये फिर वाइल लूप इस सिचुएशन में ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन आता है कि वाइल लूप यूज़ ही कब करना चाहिए। वाइल लूप हम इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, यहाँ देखोगे आप तो आपके पास बस कंडीशन है, ओनली कंडीशन, ना कोई इनिशियलाइजेशन है ना कोई इंक्रीमेंट या अपडेट है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका फॉर लूप काम नहीं करेगा। तो कब यूज़ करना चाहिए, यूज़ वाइल लूप व्हेन यू हैव ओनली कंडीशन विदाउट इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि डू वाइल कब यूज़ करना चाहिए, और उसका आंसर आपको पहले से पता है। ये रहा आंसर, यूज़ डू वाइल व्हेन यू हैव टू इटरेट द लूप एट लीस्ट वन टाइम। मतलब जो आपको डू ब्लॉक है, आप चाहते हो पहली टाइम तो रन करे ही करे, हालांकि बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं बट होती हैं, ऐसी मैंने करी हैं। तो पहली बार तो रन करे बट दूसरी बार से फिर कंडीशन के हिसाब से करें, ठीक है। तो ये था इन तीनों का कंपैरिजन, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए हमें एप्लीकेशंस में। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने मेरे नेवर गिव अप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एक्सेप्ट कर लो। अपने आप से प्रॉमिस करो और एक कमिटमेंट कर लो कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ें, बट यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। ये मेरा खुद का ओन स्ट्रगल स्टोरी है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया है। एक्सेप्ट दिस चैलेंज बाय राइटिंग नेवर गिव अप इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। ट्रस्ट मी, जैसे ही आप लिखोगे आपके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होगा आपके गोल के लिए। When to use which type of conditional statements in real world application? तो आपके पास सिचुएशन है, एक कंडीशनल आपको लगानी है, तो कौन सी यूज़ करोगे आप? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गुड इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। तो हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी आपके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट गुड रहेगी इन विच सिचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये है हमारे पास इफ एल्स कंडीशन का एक कोड, ऑल राइट। उसके बाद ये है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर का कोड, और फिर तीसरा है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का कोड। अब ये तीनों मैं अलग अलग एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यहाँ हम समझेंगे कि कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। तो पहले इफ एल्स समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इफ एल्स किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को के लिए यूज़ किया जा सकता है। मीनिंग अगर यहाँ पे इफ़ कीवर्ड है तो इसके अंदर से आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल एंड, मल्टीपल और, मल्टीपल कंडीशंस आप यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस इफ ब्लॉक के या एल्स इफ ब्लॉक के या एल्स ब्लॉक के आप मल्टीपल लाइंस ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक इफ एल्स का फ़ायदा है। तो कंक्लूजन ये है कि इफ एल्स इज़ गुड फॉर कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट एंड मल्टी लाइन एग्जीक्यूशन। और जो बेनिफिट है इसका इफ एल्स का वो ये है कि ये सारे सिनेरियो कवर कर सकता है, चाहे टर्नरी ऑपरेटर का हो चाहे स्विच स्टेटमेंट का। इफ एल्स कैन कवर एनी सिचुएशन, दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, ओके। सेकेंड टाइप है हमारे पास कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, ये कोड है इसका। और अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो 3 ऑपरेंड्स हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है, मैंने डायरेक्ट ट्रू लिख दिया है, आप इसको कोई कंडीशन भी रख सकते हैं। दूसरा और तीसरा ऑपरेंड जो है वो क्या है, रिजल्ट है, पॉसिबल रिजल्ट, ओके। पर यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिंगल वैल्यू रिजल्ट हैं और बहुत ही सिंपल से हैं, 10 और 20, ओके। तो पॉइंट ये है कि टर्नरी ऑपरेटर्स आर गुड फॉर सिंगल कंडीशन, जो ये इज यूज़र कंडीशन है। इसमें इफ एल्स की तरह आप मल्टीपल कंडीशन नहीं दे सकते हो, ऑल राइट। और दूसरा कि जो आपका रिजल्ट भी है 10 और 20 वो भी सिंपल होना चाहिए, मतलब आपका मल्टी लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए जैसा आपका इफ एल्स में होता है, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है इसका, बेनिफिट क्यों यूज़ करें, कब?
फ़ायदा ये है कि शॉर्ट वन लाइन सिंटैक्स दे देता है कभी कभी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस तरीके का कोड है, यहाँ पे अगर आप इसका इफ एल्स यूज़ करोगे तो उसमें आपको 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, बट टर्नरी ऑपरेटर में ये एक लाइन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टर्नरी ऑपरेटर शॉर्ट वन लाइन सिंटैक्स के लिए। अब हमारी तीसरा टाइप का जो है वो है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। कब हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए? तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो आपका लेफ़्ट साइड की वैल्यू है डे, उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा स्विच में जो हमने डे पैरामीटर पास किया है ना, ये हमेशा सिंगल वैल्यू होनी चाहिए और कंसिस्टेंट रहनी चाहिए एवरी केस में। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड हमेशा सेम रहनी चाहिए। जबकि आप अगर इफ़ कंडीशन में देखोगे तो यहाँ आपकी लेफ़्ट साइड कभी कुछ और है, कभी यहाँ पे चेंज हो रही है लेफ़्ट साइड, फिर यहाँ पे कुछ और हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट स्विच केस में डे जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है स्विच केस में कि स्विच केस में आपको ब्रेक भी यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि आप इफ एल्स कंडीशन में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि स्विच कंडीशन में के अंदर आप मल्टी लाइन एग्जीक्यूशन कर सकते हो, जैसा कि आप इफ़ ब्लॉक में कर सकते थे, बट आप टर्नरी ऑपरेटर में नहीं कर सकते थे। तो कंक्लूजन क्या है? स्विच केस इज़ यूज्ड फॉर सेम लेफ्ट साइड वैल्यूज़। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि स्विच केस का जो कोड स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा बना देता है। ये स्ट्रक्चर कोड लगता है, रीडेबल लगता है, तो ये इसका बेनिफिट है। और इसीलिए अगर आपको पॉसिबल है तो स्विच केस यूज़ करना चाहिए फॉर क्लीनर एंड मोर रीडेबल कोड के लिए। ठीक है, ग्रेट। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। और हाँ, अब आपको अच्छे से पता है कि आपको कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए, राइट? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज़ स्ट्रिंग बिल्डर? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इंटरव्यूज़ में भी बहुत ही पूछा जाता है। तो मैं स्ट्रिंग बिल्डर को एक्सप्लेन करूँगा, उसको स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करके, और दोनों का साइड बाय साइड हम कोड से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, पहले तो जो दोनों ही हैं वो हमारे इनबिल्ट क्लासेस हैं जो जावा में प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये रहा हमारा स्ट्रिंग का कोड। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट किया है और उसमें वैल्यू असाइन करी है इंटरव्यू। बाद में हमने इस स्ट्रिंग लिटरल को हैप्पी में और इसमें ऐड किया और इसे असाइन कर दिया फिर से उसी स्ट्रिंग लिटरल में str में। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी str की? इंटरव्यू हैप्पी। ओके, अब इसी तरीके से हमारा एक राइट साइड में भी एग्जांपल है जो कि हमारा स्ट्रिंग बिल्डर का है। यहाँ पे भी हमने एक sb ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का, जिसमें हमने वैल्यू असाइन करी है इंटरव्यू, और फिर बाद में हमने उस स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में अपेंड मतलब फर्दर ऐड करी है वैल्यू हैप्पी, तो इसकी वैल्यू भी sb की वैल्यू भी हो जाएगी इंटरव्यू हैप्पी। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग जो है ना वो इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल है। तो अब ये इम्यूटेबल म्यूटेबल क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, बाहर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप जो ये स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये सेम ही स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन हो रहा है str में। बट अगर आप इंटरनली देखोगे जावा मेमोरी के अंदर, तो कहानी कुछ और है। यहाँ पे मेमोरी में जो पहला स्ट्रिंग वेरिएबल है वो तो इंटरव्यू था, पर जब आपने ये नया स्ट्रिंग बनाया ना, तो एक नया वेरिएबल बन गया एक डिफरेंट लोकेशन पे, और उसकी वैल्यू असाइन हो गई इंटरव्यू हैप्पी। कहने का मतलब कि आप जितनी बार मॉडिफाई करोगे str वेरिएबल को मेमोरी में, उतनी बार एक नई लोकेशन पे वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और एक बार क्रिएट, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग एक बार क्रिएट हो जाती है तो फिर चेंज नहीं होती। ओके, कोई भी चेंज नहीं हो रही है, नई लोकेशन पे ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम इम्यूटेबल कहते हैं। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? म्यूटेबल। तो उस म्यूटेबल कैसे है? क्योंकि इसकी अगर आप मेमोरी देखोगे तो ये देख रहे हो आप sb ऑब्जेक्ट है,
इसकी वैल्यू थी पहले इंटरव्यू, आपने चेंज कर दी इंटरव्यू हैप्पी, बट ये सेम ही लोकेशन में है, उसी में मॉडिफाई होता चला जा रहा है। तो म्यूटेबल का मतलब है चीज़ें जो कि मॉडिफाई हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक म्यूटेबल है और एक इम्यूटेबल है। और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको इजी रहे रिवीजन करने में। और अब हम अपकमिंग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग कब यूज़ करते हैं हम रियल एप्लीकेशन में और स्ट्रिंग बिल्डर कब यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग पूल इन जावा। तो ये थोड़ा मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन है जावा में, ठीक है। देखो जावा जो है स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए मेमोरी डिफरेंटली वो करता है, हैंडल करता है, और बाकी वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स के लिए सबके लिए डिफरेंटली करता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक मेन मेथड है और इसके अंदर हमारे पास S1, S2, S3 तीन स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, ठीक है। अब ये जो तीन स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, अगर ये हमारी जावा मेमोरी है तो इसके अंदर एक मेमोरी एरिया होगा स्ट्रिंग पूल, और इसके अंदर हमारे ये तीनों लिटरल्स होंगे स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना ज़रा, होता क्या है कि पहले जब आपने स्ट्रिंग 1 बनाया तो वो डायरेक्टली यहाँ पे S1 क्रिएट हो गया एक मेमोरी लोकेशन पे, बट फिर जब आपने दूसरा वेरिएबल S2 बनाया तो जावा मेमोरी क्या करेगा, वो चेक करेगा कि S2 की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या हमारे स्ट्रिंग पूल में, और ये है रेड हैप्पी पहले से प्रेजेंट है, तो वो फिर S2 वेरिएबल को सेम ही लोकेशन में S1 के साथ असाइन कर देगा, डिफरेंटली उसके लिए लोकेशन नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। बट अगर आपने फिर कोई तीसरा S3 बनाया जो कि जिसकी वैल्यू इंटरव्यू, जिसकी वैल्यू कुछ और है, तो फिर वहाँ पे जावा जो है नई लोकेशन करेगा क्रिएट S3 के लिए, बट हाँ ये स्ट्रिंग पूल के अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग पूल जावा मेमोरी में मेंटेन होता है, और ध्यान रखना कि ये हमेशा स्ट्रिंग्स के लिए ही होता है, स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। इसे ही हम स्ट्रिंग पूल या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल कहते हैं। अब माना कि आपने किसी और टाइप का बना लिया, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग जो बनाया ना, ये स्ट्रिंग नहीं, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिटरल नहीं है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब जो S4 या कोई नंबर या कोई भी टाइप का बना लो आप, तो इसके लिए मेमोरी कहाँ असाइन होगी, बाहर, स्ट्रिंग पूल से बाहर सेपरेटली, भले ही इसकी वैल्यू सेम हो किसी भी स्ट्रिंग लिटरल से, बट स्टिल ये बाहर होगा, ठीक है। मेमोरी में ही होगा बट स्ट्रिंग पूल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का, और फाइनली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, जो भी मैंने एक्सप्लेन बोला वो सब यहाँ पे रिटर्न में एक्सप्लेन कर दिया है स्ट्रिंग पूल के बारे में, ताकि रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी नोटिफिकेशन है, ये वीडियो जो है वो पार्ट है मेरे फुल कोर्स का टॉप 350 जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस, जहाँ पे मैंने स्प्रिंग बूट, MVC, रेस्ट वेब सर्विसेज और कोडिंग क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये जो PDF है सारे क्वेश्चंस की, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन कैंडिडेट्स की तरह जिन्होंने मेरा कोर्स यूज़ करके अपने इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं, आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते कोई क्वेश्चन, तो भी आप ये कोर्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, नहीं करना चाहते, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ क्लास, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। और ये हमारा कोड है, एम्प्लॉय कोड, मैंने एक्सप्लेन किया था जब क्लास और ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट किए थे हमने, राइट। यहाँ पे हमारे मेंबर्स भी प्रेजेंट हैं, और 3 मेंबर हैं, एक तो हमारा फील्ड है, फिर हमारा कंस्ट्रक्टर है, और हमारा फंक्शन भी है, और मेथड भी कहते हैं, सेम ही चीज़ है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। फील्ड क्या है, फील्ड इज़ ए वेरिएबल ऑफ एनी डेटा टाइप, इट इज़ बेसिकली होल्ड्स द डाटा। कंस्ट्रक्टर क्या है, ए कंस्ट्रक्टर इज़ ए मेथड इन द क्लास विच गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन क्लास ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो वो जो कंस्ट्रक्टर है ना, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूँगा, बट क्योंकि ये क्लास का मेंबर है इसलिए मेरे को यहाँ पे बताना पड़ा है। उसके बाद मेथड क्या है, ए मेथड इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स द स्पेसिफिक टास्क।
तो बेसिकली जो भी आपका ये कोड है इसके अंदर, ये एक बिजनेस लॉजिक भी कहते हैं हम इसे, एक लॉजिक है जो हम डाटा पे परफॉर्म करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। ग्रेट, ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और मैंने डेफिनेशन यहाँ पे इसीलिए लिखी है ताकि जब रिवीजन करने में आपको बुक से कोई भी प्रॉब्लम ना आए और बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन हो जाए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, और डिफरेंस क्या होते हैं पब्लिक, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, अगर आपको ये टेबल याद होगी, जो मैंने पब्लिक और प्राइवेट तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे, और यहाँ पे एक है हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्सेसिफायर, इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसको हम पैकेज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं फील्ड्स या फंक्शंस, वो खाली और सेम पैकेज में ही एक्सेसिबल होते हैं। कोड में दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टूडेंट क्लास। ठीक है, और इनसाइड किसके थी ये, एक्सेस स्पेसिफायर पैकेज के। अब इसमें एक पब्लिक फील्ड थी, एक प्राइवेट फील्ड थी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कैसे क्या रोल है इनका। अब यहाँ पे हम एक फील्ड रखते हैं एज, और आप देख रहे हो यहाँ पे हमने ना पब्लिक ना प्राइवेट कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं करा है। इसका मतलब ये है कि ये एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, अब मैं एक दूसरी क्लास में जाता हूँ, साइंस स्टूडेंट क्लास में, और इनसाइड इसके हम देख रहे हैं कि पब्लिक तो एक्सेसिबल है, प्राइवेट नहीं है, जो कि हमें पता है। अब मैं यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर था एज, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये पॉसिबल है, और ये एज यहाँ पे एक्सेसिबल है। क्यों एक्सेसिबल है? क्योंकि ये जो पैकेज नेम है ना एक्सेस स्पेसिफायर, ये सेम है। ये साइंस स्टूडेंट और स्टूडेंट सेम ही फोल्डर के अंदर है, सेम ही पैकेज के अंदर है। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट फील्ड होती है वो आपका सेम पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होती है। गॉट इट। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एक दूसरा पैकेज है एक्सेस स्पेसिफायर 1, उसके अंदर एक मैथ स्टूडेंट क्लास है। ऑल राइट, और ये एक्सेस स्पेसिफायर 1, यहाँ पे मैंने एक्सेस करने की कोशिश करी है, देखो एज को, और यहाँ पे आप देख रहे हो ना अंडरलाइन एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम इस डिफ़ॉल्ट फील्ड एज को एक दूसरे पैकेज में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ग्रेट, ये तो थी सारी स्टोरी डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। अगर मैं वापस अपना पावर पॉइंट में जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन भी लिख दी है। डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज़ यूज्ड व्हेन नो एक्सप्लिसिट, मतलब अलग से कुछ नहीं लिखा है आपने, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। इट कंट्रोल्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर विद इन द सेम पैकेज, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे सारा कोड पेस्ट कर दिया है, कैसे हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास थी एक्सेस स्पेसिफायर में, और कैसे सेम पैकेज के अंदर जो हमारी ये डिफ़ॉल्ट फील्ड थी ये यहाँ पे एक्सेसिबल है, कोई भी एरर नहीं आएगी। बट कैसे एक डिफरेंट पैकेज, ये डिफरेंट पैकेज में अगर हम उस डिफ़ॉल्ट फील्ड को एक्सेस करेंगे तो ये एरर देगा ही देगा। ओके, ये मैंने बुक में इसलिए रखा है ताकि जब आप रिवीजन करो तो आप जस्ट इसको एक बार देखो और 2-3 सेकंड में आपको सारी स्टोरी याद आ जाएगी, क्योंकि इंटरव्यूज़ में एक्चुअली रिवीजन